आप थोड़ा नन हिंदी के दर्शन कॉलेज जाए है ना। नन हिंदी मतलब कम से कम 500 क्वेश्चन देख लीजिए नन हिंदी के, ठीक है। हाँ, जितना सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बाहर को क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। देख लेते हैं, ये भी चेक हो जाएगा कि आप नन हिंदी में कितना याद किया है, कितना छोड़े हो। चलिए ओ गुरुजी शुरू करें। कहता तू जिंदा है कविता किसके सर कुचल कर हम आगे बढ़ने की बात साथ चलेंगे, है ना। कुचलकर हम साथ चलेंगे, है ना। तो इसका मतलब होगा मुसीबत। अगर कहता चमन का अर्थ क्या होता है, फुलवारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भी देखेंगे, कवि स्वर्ग कहां उतारने की बात करता है, जमीन पर। कहता है कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह प्रकट करती है, किसका, तू जिंदा है को, है ना। प्रश्न पूरा होने दीजिएगा बुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है कि तू जिंदा है ना, डॉट द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचित है, शंकर सदन। कवि शंकर सदन जमीन पर क्या उतार लाने की बात कहते हैं, है ना, यानी स्वर्ग लाने की बात कहते हैं। कहते हैं हमारे कौवाओं को किसका इंतजार है, मंजिलों का, है ना। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्ति किस कविता की है ना। तू जिंदा है तो ऑप्शन आपके नीचे होगा, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर यहां मिल जाएगा आपको, है ना, डी, तू जिंदा है तो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है, शंकर से। किस पाठ से ली गई है, तू जिंदा है तो, है ना। अगला कहता है तू जिंदा है तो कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। अगला कहता है तू जिंदा है जिंदगी की में यकीन कर, है ना, किस में, जीत में यकीन कर, किस में, जीत में, है ना। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ये बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के डॉट ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, किसकी, दाग की, है ना, किसकी, दाग की। अगला कहता है नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई डॉट, यहाँ पर क्या होगा, उमर ना। अगर कहीं स्वर्ग तो उतारा जमीन पर क्या होगा, यहाँ पर उमर होगा, क्या होगा, उमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके सामने कि तू जिंदा है तो जिंदगी होगा ना। डॉट कविता में कभी क्या गुजारने की बात कहते हैं, तू जिंदा है कविता में कभी क्या गुजरने की बात है, कष्ट और जुल्म, है ना, कि ये भी गुजर जाएंगे। जिस तरीका से आपका खुशी का दिन गुजर जाता है उस तरीका से क्या होगा, ये भी। अगला कहता तू जिंदा है डॉट कविता से कभी हमें क्या संदेश देते हैं, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ईदगाह। चैप्टर 2 दिस इज अ मार्मिक स्टोरी है ये, है ना। इसमें एक लड़का रहता है, कहीं हिंट दे देते हैं चैप्टर का। इसमें लड़का रहता है, उस लड़के का नाम बताइए, हामिद। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर का। हामिद कितने वर्ष का था, कितना का, जल्दी बोलिए। 4 से 5 वर्ष का लड़का था जिसका नाम क्या था, हामिद। अच्छा बताइए, हामिद के माता कैसे डेड कर गई थी, पीली होकर डेड हो गई थी। और उनका पिता कैसे मर गया था, इनका पिता का जो मृत्यु हुआ था वो हैजा के कारण हुआ था। किसके कारण, हैजा के कारण। अच्छा हामिद के कितने दोस्त थे, क्या क्या नाम था, मोहसिन, महमूद, नूर और समी, है ना, इस तरह का दोस्त था, ठीक है। चलिए पढ़े, अब देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। हामिद के दादी का नाम अमीना, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर, चलिए। कहता रमजान के कितने दिनों के बाद, रोजों के बाद ईद आती है, थोड़ा गपशप नहीं कीजिएगा, ठीक है, पढ़ने दीजिएगा। कितने दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद। कहता है ना हमीद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था, 3 पैसों में ना। अच्छा उसके पास 3 पैसे था और ये क्या खरीद लिया था, चिमटा खरीद लिया था, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे डियर, है ना, महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे। अच्छा ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है, इमली का। ईदगाह के नीचे क्या है, फर्श, क्या है, फर्श है, फर्श, है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। अगला कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है ना। तो महमूद जो खरीदता है वो सिपाही खरीदता है, साइथ सिपाही है ना। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था, अमीना, है ना। देखिए इसमें सबीना दिया है, हमीदा दिया है, सबनम दिया है, अमीना होगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मेले में समी ने क्या खरीदा था, खंजरी खरीदा था। मोहसिन ने मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है, रेवड़िया।
मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे, यानी सबके पास ज्यादा पैसे था, खाली वो हामिद के पास कम पैसे था, है ना। चलिए अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है कि गांव से ईदगाह कितनी दूरी पर था? 3 कोस डियर फ्रेंड, है ना। हामिद के दोस्तों का क्या नाम है ना। सिपाही थोड़ा इन से दोस्त था। सिपाही कौन खरीदता है? महमूद ना, तो यहाँ पर महमूद होता है ना। नूर, आमास, मोहसिन सभी होता। ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, मेले में हामिद क्या खरीदता है? ऑप्शन नीचे होगा शायद, हाँ डी ऑप्शन है इसका, चिमटा, ठीक है। अच्छा, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, ठीक है। अच्छा, कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों का मार्मिक से ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह, कहे थे आपको मार्मिक ढंग का स्टोरी है ये। थोड़ा आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन शुरू कर दिया जाए। कहता है कि प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ना। यानी प्रेमचंद जो लिखे हुए हैं वो कौन सा स्टोरी है, जो मतलब कौन सा कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और मार्मिक स्टोरी है, वो कौन सा स्टोरी है? ईदगाह है ना, ईदगाह है, ठीक है। खेमा वंचित एक लड़का का स्टोरी है। खेमा वही है ना, ठेस, एक मतलब ठेस जो होता है सिरचन का स्टोरी है, जिसमें एक मतलब ऐसा बेरोजगार, मतलब ऐसा बेकार इंसान जिसको मतलब कोई काम देना, रोजगार नहीं चाहता था, लेकिन वो बड़ा कामिल इंसान था, है ना। वो ठेस का स्टोरी है। दीदी की डायरी क्या है? डायरी है ना। इसमें दीदी बताती है कि उसने पिकनिक के दिन में क्या किया था, वही पर लगभग स्टोरी को बना दिया गया है ना। तो यही है, डायरी है, ठीक है। हामिद की दादी का क्या नाम था डियर? अमीना था। क्या नाम था? अमीना। आप तो एब्सेंट रहते हैं ना, आज प्रेजेंट हुए हैं, कहाँ थे? इतना पार्टी मत बनाइए सर, थोड़ा आया कीजिए टाइम से, है ना। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौनों से खेला। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी डियर? हैजा के कारण। नूर किस खिलौने से प्रेम है? नूर को वकील से प्रेम था, है ना। आप याद करके नहीं आइएगा तो फिर समस्या आपको होगा, हम बताए थे आपको, है ना। यहाँ रिवीजन में पता चल जाता है कि किसके पास कितना मतलब औकात है जो याद कर ले, है ना। क्या समझे? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से ली गई है ना। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ईदगाह का, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। रिपीट किया क्वेश्चन को। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, है ना। स्नेह के अतिरिक्त मन गदगद हो गया, है ना। क्या समझे? और रो बैठी थी वो। कैसा बेसमझ लड़का है, खाया पिया कुछ नहीं, लेकर आया क्या? चिमटा, है ना। कहता तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये किसने कहा था? हामिद ने कहा था। किसने कहा था? हामिद ने कहा था, माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कर्मवीर, है ना। क्या समझे? ऐसा लड़का, ऐसा चीज जो कर्म के प्रति अपने निष्ठा को रखे उसे कर्मवीर कहते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति ही क्या कहलाते हैं? कर्मवीर कहलाते हैं ना। वो मतलब हर चीज में देखकर वो घबराते नहीं है, विद्या घबराता नहीं है, दुख देख के वो घबराते नहीं है, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? कर्मवीर कहलाते हैं। फोकस ऑन द ओनली फॉर बोर्ड, ठीक है। देखिए, चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है? कर्मवीर। कर्मवीर पर्वतों काट कर क्या बना देते हैं? सड़क, ठीक है डियर, है ना। कहता वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? चंचलता। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? रतन, रतन रतन रतन, है ना। कांच को यानी हीरा होता है, अरे रतन, समझो ना, रतन, ठीक है। अगला चलते हैं फिर आगे। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया था ना, कर्मवीर पर्वत करके बना देते हैं रास्ता। हाँ चलो, अब देखो, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? कर्मवीर ना। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी वाला, है ना, चांदनी रात। हीरा किससे बनता है? कार्बन से, है ना। कार्बन यहाँ गलत लिखा हुआ है, कार्बन ऐसे होता है ना। अच्छा, यानी दो को अपर रूप होता है ना, कार्बन का क्या अपर रूप? दो को, कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। एक और जो आ गया था उसमें फ्लोरीन, C60, वही ना फ्लोरीन, चलेगा। कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहते हैं, है ना। क्या गलत है। कभी सैकड़ों मरुस्थल से क्या बहा देने की बात कहते हैं? नदी। क्या बहा देने की बात करते हैं? नदी। ये क्वेश्चन थोड़ा आपसे अलग होगा,
है ना। अगला कहता है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को क्या निर्धारित करती है, सफलता निर्धारित करती है। क्या करता है, आंख दर्द करने लगता, क्या निर्धारित करता है, कहता है कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करते हैं, कर्मवीर, है ना। क्या समझे, जहां पर भी कुछ ना हो वहां पर वो कुछ करके दिखला देते हैं, उसी को क्या कहते हैं डियर, कर्मवीर कहते हैं। अच्छा स्टोरी है ना, सॉरी अच्छा पोएम है, अच्छा कविता है। देखकर बाधा विविध बहु विद्र घबराते नहीं और र भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पदांश किस कविता से ली गई है ना, किसे ली गई है, कर्मवीर से। कौन सी कविता, है ना, बाधाओं को झूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। कर्मवीर, किसको, कर्मवीर। अच्छा, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने जी नहीं चुराता है, कर्मवीर व्यक्ति, है ना। आज करना जिसे करते उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है, कर्मवीर का। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, है ना। चलिए, कहता है कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक द्वारा रचित कविता है कर्मवीर, है ना। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दिव्य बना, काम पड़ने पर जो करे, है ना, शेर का भी शाप बना, है ना, शेर हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पोएम याद होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। अगला कहता है काम को आरंभ करके यहाँ नहीं छोड़ते जो नहीं छोड़ते, है ना। किस कविता की पंक्ति है, कर्मवीर। कोस कितने ही चले पर वो कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है, कर्मवीर की। किसकी, कर्मवीर की। किसकी, कर्मवीर की। चलिए डियर, नेक्स्ट दिखाते हैं। पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। क्योंकि दोहा का रचनाकार कौन है, हरिऔध जी। कौन है, हरिऔध जी। निकालते हैं इस पोएम को, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है, बाल गोविंद भगत, है ना। थोड़ा सा आपको अगर सही नहीं है, टेढ़ हो गए आप लोग, हम सोच करने में थोड़ा भी समय नहीं लगाएंगे, इसलिए शांति से पढ़िए। कबीर को साहेब मानने वाला पात्र है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत को की प्रभतिया कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी, फागुन तक, है ना। बाल गोविंद भगत का बेटा का नाम कैसा था, सुस्त था। कैसा था, सुस्त था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखने गया था बेटे की मृत्यु के दिन। क्या कहा था, बेटा मर गया था, क्या बोला था वो जी, खुशियां, खुशियां मनाओ, है ना। आत्मा को किससे मिलन हो गया, परमात्मा से मिलन हो गया, इसलिए शोक दुख मत करो, है ना। क्या मनाओ, खुशियां मनाओ। क्या समझे, किसने कहा था, बाल गोविंद भगत ने कहा था डियर, कहा था ना। चलिए नेक्स्ट जो है आपके सामने आ रहा है प्रश्न, तैयार रहिए। क्वेश्चन कहता है कि गोदी में पेवा चमक उठे सच्चा चिहुक उठे न, कौन गीत गाते थे, बाल गोविंद भगत। कहता है बाल गोविंद भगत की पुतौह थी, सुशील थी, है ना, सुंदर एवं सुशील थी, ध्यान रखिए। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, गंगा स्नान करने। बाल गोविंद भगत का उम्र क्या थी, 60 से ऊपर, ठीक है। बाल गोविंद के कितने पुत्र था, कितना बेटा था। बाल गोविंद भगत क्या थे, गृहस्थ, गृहस्थ, गृहस्थ क्या थे, गृहस्थ साधु था, गृहस्थ साधु, है ना, गृहस्थ, पहले गृहस्थ था। साधु नहीं कहते, साधु वो कहते हैं जो सब चीज को छोड़कर खेती गृहस्थी नहीं करे, खाली भगवान के नाम जप करे, वही क्या कहलाता है, साधु कहलाता है। बाल गोविंद भगत कितने गीतों गाते थे, यानी किसको, किनके गीतों गाते थे, कबीर अर्थात साहब को। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटों का आग किससे दिलाई थी, है ना, पतहू से, है ना। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले वालों लोग कहाँ ले जाते थे, साहब के दरबार में, है ना। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र को रचनाकार कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न जो है आपके सामने, कहता है कि बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है, विद्या की रचना है और रेखा चित्र है, क्या है। बाल गोविंद भगत की प्रभतिया कब शुरू होती थी, कार्तिक माह से, और कब तक चलती थी, फागुन तक। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग का कमली ऊपर से उड़ते थे, है ना, काली कमली, है ना। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतों को रोने से बदले क्या करने के लिए कहा, गाने के लिए। किसने के लिए, गाने के लिए कहा था, ठीक है, गाने के लिए होगा भाई, है ना, कि गाओ खुशियां मनाओ, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा, है ना, यानी संज्ञा
वो उभस भरी शाम को भी डॉट कर देती थी, क्या कर देती थी, है ना, शीतल, क्या कर देती थी, बाल गोविंद भगत ने पुतौ किसके साथ भेज दिया था, उसके भाई के साथ, जो कन्या थी उसकी भाई के साथ कहा था कि ले जाओ अब इसको दूसरा विवाह कर देना, ठीक ना। बहुत मानते थे इसलिए, नहीं तो अक्सर ऐसा इंसान नहीं होता है। अभी ऐसा मतलब अभी के इंसान जो आपको देखिएगा, जब विवाह हुआ होता है तभी क्या होता है, अभी ऐसा नहीं काम करने के लिए कहेगा कि, है ना, अभी आपको आराम से कहेगा कि मतलब ऐसा नहीं, बहुत कम रेट ऑफ मिलता है ना, तो इससे सीख मिलता है कि कुछ ना अच्छा कर गुजरने का भी इसमें सीख दिया गया है, ठीक है। चलिए देखा जाए आगे। बेटे क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतों को कहाँ भेज दिया था, मायके, उसके मायके भेज दिया था। बाल गोविंद भगत के सिर पर क्या पहनते थे, कबीरपंथियों की कन फटी सी टोपी, है ना। नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है, हुंडरू का जलप्रपात, दिस इज ऑसम चैप्टर, ठीक है, ये भी अच्छा चैप्टर है। और ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है ना जी, यात्रा वृत्तांत है ये। चलिए आप लोग देखिए यात्रा वृत्तांत को, सुनिए, है ना। किमम दंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुने बड़े प्रपात को देखा था, है ना, 7। अच्छा, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है, कितने मील, 14 मील, ठीक है, कि 10 होगा रे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कहता स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर, कौन सा, छोटा नागपुर, ठीक है डियर, कौन सा, छोटा नागपुर। आप अगर ऑब्जेक्टिव पहले से पढ़े तो आपका क्या हो जाएगा, इससे रिवीजन हो जाएगा, मतलब कितना क्वेश्चन आप ऑप्शन के साथ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। आप 1 बाय 1 करके पढ़े होइएगा, है ना, फन्ना का आंसर फन्ना, फन्ना का आंसर चिन्ना, जैसे आपने पढ़ा होइएगा, है ना। तो आप इसको पढ़ने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन के साथ आइएगा ना, तो ऑप्शन के साथ कंफ्यूजन पैदा होता है। ऑप्शन के साथ क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे आप मतलब बाल गोविंद भगत को क्या कहे थे, खुशियां मनाने को, गाने को, उत्सव मनाने को, कि नाचने को, यू कैन कंफ्यूज। लेकिन आंसर क्या है, नाचने को, नाचने को या गाने को, तो आंसर क्या था, गाने को, है ना। तो आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन था, तो आप उसमें क्या हो गए थे, थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे। देखिए कहता है पुरुलिया वाली रोड हुंडरू से कितनी दूरी पर है, कितने मील पर, 13 मील पर। हुंडरू का पानी डरोट की तरह चक्कर काटता है, सांप की तरह, है ना। अच्छा कुछ लोग घूमता भी था ना, कैसे, है ना। रांची से हुंडरू कितनी दूरी पर है, स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे हुंडरू का झरना है, 50 मील। हुंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है, 243 फीट ना, 243 फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि हुंडरू का जलप्रपात संस्कृति की, है ना, वशिष्ठता को उभारने वाली यात्रा वृत्तांत है। आदिवासी, हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात किसके साथ है, सुंदरता का वर्णन है ना, पहाड़ के साथ, नदी के साथ, जंगल के साथ, उपयुक्त सभी होगा आंसर, है ना। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसके साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी क्या होना चाहिए, किनकी उक्ति था, अपने डियर महात्मा गांधी, है ना। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है, हुंडरू का जलप्रपात, किस में किया गया है, हुंडरू का जलप्रपात में, है ना। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण रेखा की नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अगला कहता है लेखक का हुंडरू जलप्रपात वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है कि मानो डॉट के समीप पहुंच गए हो, है ना, देवलोक के समान पहुंच गए हो। कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है ना, हुंडरू का जलप्रपात, है ना। कहता है दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर न जाने कितने पानी या पहाड़ दान युग युग से कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। किस पाठ की पंक्ति है, किससे संबंधित है ना, तो हुंडरू का, या हुंडरू हो गया या मुंडरू लिखा गया था ना जी। कहता है स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक साहित्य कौन सी विद्या है, यात्रा वृत्तांत। कहता है छोटा नागपुर की निवासी सादगी के अवतार और गरीबी का मूर्ति या पंक्ति किसकी है ना, हुंडरू की जलप्रपात का। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास का प्रकट किया गया है ना, न बहुदलवादी जो होगा, बहुलवादी संस्कृति के प्रति, ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, झारखंड में है,
चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की लीला स्थली है, हुंडू का जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है बिहारी की दो है ना, जो बिहारी की दो है वो भी अच्छा पोएम है, देख लीजिए, है ना। कहते हैं गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों चुराई, बजाने के लिए कि बातचीत करने के लिए कि तंग करने के लिए कि चुराने के लिए, तब बातचीत करने के लोभ से क्यों चुराई थी, बातचीत करने की लोभ से। बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाई काव्य पंक्ति है ना, बिहारी के दो है, किनके दो है, बिहारी के दो है। अगला कहता है रीति काल के प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए, क्या है, बिहारी। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, गुण के बिना। अगर कल आप रिवीजन किए थे तो आपको इसमें ये सब आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, आपको ध्यान होगा इस चीज का, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहारी के अनुसार राम यानी भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, सच्चाई से, बुराई से, बाह्य आडंबर से, दिखावा से। तो सच्चाई से, है ना। बाह्य आडंबर मतलब हो गया कि बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा का मतलब हो गया कि कहीं 4-5 वो कंठी उंठी पहन लिया कहीं। बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, सच्चाई से, है ना, दिखावा करने से नहीं होते हैं, बुराई करने से किसी का नहीं होता है, बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा से भी नहीं होते हैं, है ना। जप माला छापे तिलक, कहते हैं कि देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं, स्वीकार करने के लिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, यह पंक्ति गोपाल सिंह नेपाली की, है ना, या बिहारी लाल की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, किसकी है, बिहारी लाल की। बिहारी को तुम्हें हल्के में लेता है, हाँ, पावरफुल होता है बिहारी साहब। अच्छा, अगला है कि बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं हो सकता, गुण के बिना। किसके बिना, गुण के बिना। अगर बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि हैं, रीति काल के। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता किस तरह के दोहे शामिल है, भक्ति के, प्रेम के, नीति परक, तीनों तरह के दोहे। कहता मेरी भव, है ना, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, अजातन की झाई परे सामू हरित दुति होए। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है ना, राधा का। हाँ ठीक है। कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं, नल के जल से, जो बहुत क्या होता है, किससे, नल के जल से होगा, नहीं, आंसर में नल का जल होगा। सोए कवि सोई करे भौनी हंसे, कवि किसके संबंध में कहता है, गोपिया। अगला कहता है जप माला छापे तिलक सरे नय को कामू, मन काचे नाचे वृद्धा साचे राचे रामू। उपयुक्त दोहा किस कवि के है, बिहारी के दोहे। ठीक है, प्रश्न पूरा होने दीजिएगा। दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख, है ना, डॉट ही ना भूल, दई दई क्यों कर तू, दई दई सु कबूली, है ना। किसके, किनके लिए है ये लाइन, जल्दी बोलिए। दीर्घ न सांस लेहू दुख सुख, और डॉट न ही भूल, दई दई क्यों कर तू, दई दई सु कबूली। किनके लिए था ये, शायद ये पंक्ति है किसी के लिए क्या, किन्हें लिखा गया पंक्ति है तो वो होगा बिहारी दोहे, बिहारी के दोहे ना, पंक्ति होगा तो बिहारी के दोहे होगा, है ना। चलिए, बड़े ना हुजत गुनन बिनु बिरद बड़ाई पाए, आ कह धतूरा सो कनक, है ना, कनक गहनो गढ़ियो न जाए। किस प्रति है, बिहारी के दोहे। आ सेम आंसर होगा। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है, धतूरा और सोना के लिए, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कहता बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है ना, 2 तरह के। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है, धतूरा और, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां से होगा, है ना। दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई न भूल, किस कविता की पंक्ति है, बिहारी की दोहे। कहता बिहारी की दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, कृष्ण प्रिया राधा से। ठेस, ठेस में काकी की सबसे छोटी बहन की बेटी कौन सी है, सॉरी, मानू, है ना। श्रीचन का घी की दाढ़ी यानी खखोरन के साथ क्या पसंद था, चूड़ा, चूड़ा क्या पसंद था, चूड़ा। दूसरे दिन की किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमा उठे थे, चीक की, किसके, चीक की। अगला क्वेश्चन कहता है मझली भाभी श्रीचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई थी, है ना, बूंदिया, है ना। श्रीचन ने किसे बेपानी कर दिया था, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। श्रीचन किस जाति का था, कहार ना,
है ना, और कहार कारीगर भी होगा हमको लगता है। कहार ही होना चाहिए, है ना, क्या था तो कारीगर होगा। सूचन को क्या समझते थे लोग, क्या समझते थे, चटोर समझते थे, है ना। ठेस कहानी का पात्र है सूचन, कविता नहीं है। ठेस क्या नहीं है, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है ठेस में। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, मिथिलांचल का। ठेस कहानी के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ। ठेस कहानी किसके मन की विशेषता का मार्मिक वर्णन करती है, कलाकार 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 कलाकार, है ना, आर्टिस्ट। क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है, रिश्तों की गहराई, मनुष्य का आवश्यकता और श्रम के प्रति सम्मान की भावना। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। अगला कहता है मोहर छाप वाली धोती का दाम सृजन ने कौन से देने लगी थी, सृजन को पान का बीड़ा किसने दिया था, मानू दीदी ने। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती थी, ठेस एक डॉट है कहानी। सृजन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है, शीतल पार्टी, चीक, एक जोड़ी आसन, कूस की, सब देता है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है ठेस, क्या है, ठेस। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, सृजन की, ना। तुम्हारी भाभी नाखून से खाटकर, जो खाटकर होता है यानी खोटकर, है ना, तरकारी परोसती है, किसने कहा था, सृजन है। अगला क्वेश्चन है कि आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था, लेखक की मां ने। पंचानंद चौधरी किसकी टोली के था, ब्राह्मण टोली का। सृजन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, है ना, माँ से, ठीक है। किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग, है ना, सवारियां बांधी रहती थी, है ना, सृजन की मरैया के पास, ठीक है। किसकी विदाई होने वाली थी, लेखक की छोटी बहन को, है ना, यानी मानू दीदी को। पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीजें बनती तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा, मंजली भाभी। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया, सृजन, है ना। अगला स्टार्ट होता है बच्चे की दुआ, रिटन बाय मोहम्मद इकबाल, है लव पर ये जो है। बच्चे की दुआ क्या है, प्रार्थना गीत। ये कैसा है, पोयम है, उर्दू पोयम, उर्दू वाला है, ठीक है। अलग आता है नेक का अर्थ क्या होता है, दर्दमंद और वंचितों का हिफाजत का संकल्प निहित है बच्चे की दुआ में, किसमें, कहता मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं, है ना, दुनिया का। जईफ का अर्थ क्या होता है, विर्द। जईफ का अर्थ क्या होता है डियर, विर्द, है ना। अगला कहता है कभी अल्लाह से किस चीज से बचाने की दुआ करता है, इस कविता के रचयिता कौन है, मोहम्मद इकबाल है। कौन है, मोहम्मद इकबाल है, ठीक है। अगला कहता है कि हो मेरे दम पर यूं ही मेरे वतन का जीनत, जिस तरह फूल से होती चमन का जीनत। दुआ में जीनत का अर्थ क्या होता है, शोभा। क्या अर्थ होता है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, और नेक राह जो हो, यानी नेक जो राह हो उस पर, यानी उस राह पे चलाना मुझको। दुआ किस कविता की है, बच्चे की दुआ। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक राह पे चलाना, बता दिए थे इसको भी, है ना। डॉट किस पर, रिक्त स्थान पर क्या होगा, है ना, चलाना मुझको। जिंदगी ही मेरी परवाने की सूरत या रब, पंक्ति किस कविता की है, बच्चे की दुआ की पंक्ति की, है ना डियर। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलाने की दुआ किस कविता में मांगी गई है, बच्चे की दुआ में, है ना। दूर दुनिया को मेरे दम पर अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस से कविता की है, माय डियर, बच्चे की दुआ। वेरी गुड। कहते हैं कि बच्चे की दुआ कविता कवि किन चीजों की चाह रख रहे हैं, है ना, दुनिया में अंधेरा मिटा सके, पहला बात ये। दूसरा, हमारे दम से वतन का क्या हो, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े। यानी अगर इंसान कुल में पैदा लिए हो तो ऐसे इंसान में, कहने का अर्थ हुआ लेखक का कि अगर ऐसे पैदा लिए हो ऐसे ही मर जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं होता। देख, एक नॉर्मल इंसान जन्म लिया मतलब जो भी मतलब कमाया खाया, है ना, और जीवन खत्म कर दिया, ऐसा नहीं, कुछ करके जाने के लिए, क्या समझे, कुछ करके जाने के लिए। अभी देख रहे हैं, अभी जो मतलब प्रयागराज में अभी कहाँ हो रहा है, अभी कहाँ कुंभ मेला चल रहा है, वहां पर एक IITian बाबा है, IITian बाबा है एक लड़का, आपको दिखा देते हैं, आपको, है ना, थोड़ा आपको हम दिखाते हैं IITian बाबा को, दर्शन करवाते हैं आपको, समझे। सब मार्ग को छोड़कर, समझे, सब मार्ग को छोड़कर, है ना, मतलब पूरे के पूरे मतलब संत मार्ग होता है। 1 करोड़ 60 लाख के पैकेज आया था लड़का को, कितने का, 1 करोड़
60 लाख का लड़का का पैकेज था, देखिए ये लड़का का पैकेज था, है ना, क्या समझे। अब जो ये इस तरह का भेष धारण कर लिया है साधु वाला, क्या समझे। ये जब आए तो इनका था, है ना, कि कहते हैं कि जिन लोगों को समझ लिया कि भगवान को, फिर उन्होंने संसार के सभी सुख को क्या किया, त्याग दिया। इस तरह का एक नाम है अशोक का सत्याग। कहता है कि देखिए किसी का भी, अब दुनिया जो बनाया गया है ना, जिसने भी दुनिया बनाया है ना, सबसे बड़ी सबके लिए एक फिक्स कर दिया, अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखिए, इससे बढ़कर कुछ है नहीं बॉस। अपने कर्म के प्रति अपनी निष्ठा आपको रखना ही पड़ेगा, क्या समझे। नहीं रखिएगा तो फिर आपको समय आने पर फिर आप कर जाइएगा, है ना। जो आदमी देखिए, अगर समय के अनुसार ना बदलिएगा तो फिर आपको वही मतलब दुनिया हो जाएगा ऐसा ही जैसा मतलब होते आया है भाई, कुछ तो कर नहीं पाएगा, क्या समझ। तो समय के अनुसार बदलना पड़ता है, क्योंकि कहावत सुना ही है कि हर एक पतंग क्या कहते हैं, हर एक पतंग को कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर एक पतंग को कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार आसमान को छू के दिखाना होता है। पतंग को पता है मेरे भाई कि कट जाएगा, हम मट जाएंगे, है ना, मिट जाएंगे, फट जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन एक बार धागा लगाने के बाद आसमान को छू के जरूर दिखाएंगे, है ना, क्या समझे। तो कुछ ना कुछ करने का हुनर सब में होता है। कुछ आदमी पहचान पाता है, कुछ आदमी नहीं पहचान पाता है। तो जब पहचान पाया वो कर गया, जो नहीं पहचान पाया वो क्या किया, छोड़ दिया उस चीज को। समझे कि नहीं समझे। तो जो करना है तुमको करो, ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा। अब अच्छा खासा आपके पास मार्क्स आने का एबिलिटी है, अभी अच्छा खासा मार्क्स आने का है कि नहीं है, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, अभी है कि नहीं। आपको पता है 12th में जाओगे, पता नहीं सिलेबस कितना दिन में समझोगे, सिलेबस समझ पाओगे कि नहीं पाओगे। कुछ साइंस रखोगे, कुछ कॉमर्स रखोगे, कुछ आर्ट्स रखोगे, जिसका पेपर कैसे होगा, कैसे दोगे एग्जाम, लेकिन अब तो सब पता है ना, कौन चैप्टर से कितना नंबर उठेगा, कैसा पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब पता है, फिर भी कुछ ना करोगे, है ना, तो व्यर्थ जीवन है एक छात्र जीवन में। अगर छात्र जीवन में अभी तुम सोच रहे कि हम अगला चीज कुछ अभी 100% नहीं दे पा रहे हो, तो क्या आगे 100% दे पाओगे, क्या गारंटी कि तुम 100% दे पाओगे आगे। जो अभी 100% नहीं दे पा रहा है, उसका क्या गारंटी है कि वो आगे 100% देगा, हमको ये बताओ। कोई काम में मेरे भाई, कोई काम में अभी 100% लगाना पड़ता है, कोई चीज को लगाओगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है मेरे छोटे भाई, ठीक है। चला जा। कहता है कि स्त्रियों में निहत्या पर वार नहीं करेगी। पंक्ति किस पाठ से ली गई है, स्त्रियां भी निहत्या पर वार नहीं करेगी। अच्छा, किसने कहा था ये बात, किसने कहा था बात, गौर से पढ़ो, पढ़ो लिखा क्या वो पढ़ो, उसके बाद उसको समझाओ हमको, लिखा क्या वो पढ़ो, है ना। कहता है कि स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी। अरे पद्मा ने कहा था कि जब वो क्या नाम था, अशोक ना, वो जब त्याग दिया था शस्त्र को, है ना, तो वो कुछ नहीं कर रहा था, वो खड़ा हो गया था कि मैं स्त्रियों पर हाँ वार नहीं करता हूं, स्त्रियों से युद्ध नहीं करता हूं, वो छोड़ दिया था। तो ये भी छोड़ दी थी, जिनका नाम क्या था, पद्मान, ठीक है। कहता है बुद्ध शरणं गच्छामि, किसने कहा है, अशोक ने। ये आपको व्याख्या में पूछ सकता है, किसमें, व्याख्या में, ठीक है। अगला कहता है कलिंग का संबंध किससे है, कलिंग का संबंध इसमें है ना, अशोक से भी है, पद्मा से है, दोनों से है ना। तो ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसमें आप इस सवाल को चूज ना कीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से पद्मों से है, अशोक से भी है कलिंग का संबंध, है ना। लेकिन अगर डीपली पूछा जाए तो अशोक से था, लेकिन हम उसको छोड़ के चलेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को आप छोड़ के चलिएगा। आइए, है ना। कहता है 4 साल चला क्या, कलिंग का युद्ध, है ना। यानी कहता है कितने साल के युद्ध के बाद कलिंग का नहीं जीता जा सका, है ना, 4 साल के बाद। स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या होता है, आत्मसमर्पण, बताया गया था आपको। सैनिक को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, अशोक ने। किसने दिया था मेरे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाए। कहता मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा था, अशोक ने कहा था ना डियर, किसने कहा था, अशोक ने, है ना। पद्मा का संबंध किससे है, कलिंग युद्ध से। आया ना इस बार, कौन सा आया, कलिंग युद्ध इस बार आया, है ना। यानी पद्मा का संबंध जो है कलिंग युद्ध से है। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग का वस्त्र धारण किए हुए थे, येलो कलर का, पीला किए थे, नहीं जी। अगला कहता है मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। यह पंक्ति किसने कही थी, अशोक ने कहा था, अभी आपको बताया था इससे पहले हमने, है ना। चलिए आगे बढ़े। कहता है कलिंग दुर्ग खोलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है,
स्त्रियों की, किनकी? अपने पाठ्य पुस्तक में वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है अशोक का सत्याग। क्या है भाई? अशोक का सत्याग, है ना। कहते हैं कि जिन सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कथन किसका है? है ना। ये कथन जो है पद्मा का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अशोक का सत्याग एकांकी किसकी रचना है? वंशीधर श्रीवास्तव की। वंशीधर, जो आपको याद है उसके साथ जाइए, है ना। दिमाग के साथ मत जाइए, जो नोटेबल है याद करके आए उसके साथ जाइए बॉस। क्या समझ में आया कि नहीं आया? छोटे भाई आया है? अपने पाठ्य पुस्तक में वंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखित एकांकी है। ठीक है। पद्मा कौन है? कलिंग महाराज की बेटी है। अच्छा एक बात बताइए, अशोक कलिंग राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं, क्यों? स्त्री थी, है, स्त्री थी। ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग गद की कौन सी विद्या है? एकांकी। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? पद्मा। अहिंसा के पक्ष में अपना कथानक मार्मिक विकास करती है। अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? सम्राट अशोक। किसने कहा था मेरे भाई? सम्राट अशोक। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग किया था? अगला कहता है अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की ली थी? अहिंसा ही मेरा धर्म है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिक शिविर कहाँ लगाए थे? मैदान में। कहाँ लगाए थे? एक चैप्टर और शुरू करते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। किन्होंने लिखा है चैप्टर को? हाँ, रामधारी सिंह। वेरी गुड, है ना। ईर्ष्या का काम क्या है? जलना, है ना। खुद भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता किसका? जो उसके पास मौजूद है। मतलब समझा? मान लो अगर तुम्हारे पास, मान लो फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास कोई कार है और किसी के पास फॉर्च्यूनर है ना। क्या समझा? मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास मान लो एक जैकेट है जो 200-300 का है, या किसी के पास 1000 का जैकेट है, तो उसको बार बार देखना मन में क्या पैदा करता है? लालच पैदा करता है। लालच ही क्या बन जाता है? ईर्ष्या। लालच ही क्या बन जाता है? ईर्ष्या। कि हमारे पास है, उससे जलने लगते हो तुम, है ना। उसका बाप इतना कमाता, उससे जलना शुरू कर देते हैं हम लोग, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए। जो उसके पास मौजूद है उसी का लाभ उठाए, क्योंकि उनको उसी कुल में मिला है जो उनके लिए ठीक था। सबको अपने हिसाब से ही मिलता है, उसको खुद बनाना पड़ता है। क्या समझे? चादर, अगर जितना बड़ा चादर है तो उस तरह में अगर चादर में आप चाहिएगा कि हम पैर को पूरा फैला के सूते पार लगेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? थोड़ा सा पैर को मोड़ लीजिए, पूरा एडजस्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो उसे काम कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करें। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता। क्या कहते हैं? अच्छा, ईर्ष्या को क्या कहा गया है? अनोखा वरदान कहा गया है। क्या कहा गया है? अनोखा वरदान कहा गया है ईर्ष्या को, है ना। कैसे वरदान है जो किसी न भटे। क्या समझे? अयह कहता है कि दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अभिशाप भी हो सकता है, चेक कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है। किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? बीमा एजेंट। नेपोलियन भी स्पर्धा करता है किससे? सीजर से। किससे? हमें नहीं होना चाहिए क्या? निंदा है ईर्ष्या की बेटी का वकील साहब है। ईर्ष्या, है ना। मूल स्वरूप से रामधारी सिंह दिनकर, है ना, क्या है? कवि। तुम्हारा निंदा वही करेगा जिसकी तुमने क्या की है? भलाई की है ना। किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। पढ़ाने वक्त में डिस्टर्ब करता था, बड़ा मूड ऑफ होता रहता है यार। ये बाजार की मक्खियां है जो अकारण हमारे चारों ओर गिनती करती है। यह पंक्तियां किसका है? निश्चय की। किनका है? निश्चय की, है ना। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। लेखक के अनुसार निंदा की मां है ईर्ष्या।
है ना। ईर्ष्या जो है, ठीक है, यहां तक हो गया। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से। किनसे होता है? ईर्ष्या सबसे पहले किससे जलाती है? जिसके हृदय में जन्म लिया हो उन्हें, उसको ना जी। ईर्ष्या तूने की मेरे मन से साहित्य कौन सी विद्या है? निबंध है। ईर्ष्या तूने की मेरे मन से, मन में के रचयिता कौन है? ईर्ष्या तूने की मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे? बीमा एजेंट। रामधारी सिंह दिनकर ने के किस निबंध में जीवन का रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है? अरे फगुनिया, कहीं बढ़िया से बोलना रे। हाँ, ईर्ष्या तू न गई, है ना। तानवो, जो तानव होता है ना, तानवो यानी तानों को कम करने की व्यक्ति अपनी डरोट का योगदान देती है ना। अंतरात्मा, जो लोग आदमी ताना मारता रहता है तब आपको मतलब कहेगा कि तू ना कर पाएगा, है ना, तब आपको कौन जवाब देता रहता है कि तू कर लेगा? अंतरात्मा, मन से आवाज आता रहता है नहीं तू कर लेगा यार, होता है ना। अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप उसमें क्या कर दिए? क्रिकेट में आपने रन बना दिया, उस सामने वाला मतलब 4 ओवर में मतलब बना दिया है 70 रन, है ना। शॉर्ट बाउंड्री का मैच है, 70 रन 4 ओवर बना दिया है। आप चेज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर आत्मा कहेगा कहीं अगर लग गए 10 को शॉट, तब 10 को शॉट लग गया 40 रन हो गए। 15 को शॉट लग गया कितने हो गए हो? 60 रन। तो हो तो जाएगा, 15 को शॉट लग गया तो कहानी तो खत्म है। क्या समझे? तो अंदर आत्मा, जो आपका अंदर का आत्मा है, वो क्या कहता रहता है ना, कि कर लेगा उस काम को। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सही संतुलित जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने की सीख है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, बाजार की मक्खियां को छोड़कर एकांत की ओर भागो, किसने कहा था? नीत्शे ने। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया किसको? यानी किसके पर्सन का चिंता ना पकड़ लिया, उस बेचारे की जिंदगी ही क्या होती है? खराब हो जाती है ना। खराब हो जाती है या बदल जाती है, दोनों कह सकते हैं, लेकिन खराब होने की सजा ना। ठीक है, कहते किस व्यक्ति का पतन का कारण क्या होता है? है ना, झूठ बोलना। ये क्या मतलब कहां से लाता है आंसर तू लोग? ये आंसर कहां से लाता है गरीबी? तू दिमाग खराब हो गया है? अरे ओ भाई पढ़ ले। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश का दाह कौन भोगता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति। जब मनुष्य में हृदय ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? सामने के जो सूर्योदय का उसे मध्यम सा दिखने लगता है, यानी सामने जो बड़का सूर्योदय हो जाता है ना, तो वह छोटा छोटा प्रतीत होने लगता है, दिखने लगता है ना। जना नहीं कहते सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाह प्रतीत क्यों होता है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कबीर के पद, है ना। भक्ति काल कवि है कबीर। कागज का अर्थ क्या होता है? कागज। मैं कहता आंखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। पंक्ति है ना, उधर है ना। मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। नहीं कहता है जी। मैं कहता हूँ निर्मोही रही हो, तू रहता मोही रे, है ना। किसके पद है? कबीर के पद। कहते कबीर के पद के रचनाकार है कौन है? कबीर दास। कौन है? कबीर दास, है ना। अगला कहता है कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मुंह को कहा गया है किसको? भगवान को। ठीक है, गॉड को। अगला कहता है कि कबीर ने बाह्य आडंबर एवं व्यर्थ अनुष्ठान पर क्या किया है? करारा प्रहार किया है। क्या किया है? कबीर ने कागज की लिखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? आंखें देखी कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है ना। मुंह को का अर्थ क्या होता है? मुझको। कबीर किस काल के कवि है? भक्ति काल के। किस काल के? कबीर किस भक्ति धारा कवि है? निर्गुण भक्ति धारा। किसके? किस कवि को भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय में जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय में उनकी उपदेयता यथावत है ना। कबीर किनकी कविताओं में सच के सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखें देखी का प्रस्तावना है ना। कबीर ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसको अपने जगह भीतर सच्चाई करने के बाद किसने कही है? कबीरदास। जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा, है ना। क्या समझे? चलिए अगला है कि कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है ना? रहन सहन का। क्या समझे? रहन सहन का। कबीर के किस पद में कागज की लेखी की जगह आंखें देखी की प्रतिष्ठा की गई है? पहले पद में। ठीक है, विक्रमशिला स्टार्ट होता है। ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? अतीश दीपशंकर। किसके शांति भद्र भी कहा गया है? हरिभद्र को, है ना। विक्रमशिला का अभिभावक किस राजवंश के सेक्शन में हुआ था? धर्मपाल के। अगला कहते 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में।
विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था किस समय में? 10वीं 11वीं सदी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कौन थे? हरिभद्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय बनते हैं? 6। कितने थे? विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? कितने छात्र रहते थे? विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? कितने थे? 6 थे ना, 6 ना। विक्रमशिला में पुरातत्व खनन के दौरान भूमि के स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है ना? भगवान बुद्ध की, है ना, गॉड बुद्धा, है ना। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? लामा संप्रदाय का शुरुआत किसने किया था? अतीश। आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीनतम महाजनपद नाम से प्रचलित है? अंग। विक्रमशिला का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था? पाल वंश, है ना। चलिए, कहता है कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? विक्रमशिला के विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ था? विक्रमशिला साहित्य कौन सी विद्या है? पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? 4.5 फीट, है ना। 10वीं 11वीं सदी तक पूर्व एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना। कहते हैं कि 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया? तुर्क, है ना। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य का क्या मानकर शिक्षक यानी शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? पुत्रवत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? भारत का अस्मिता का अवैध कवच किसे कहा गया है ना। आइए स्टार्ट होता है दीदी की। संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? है ना, यानी दीदी से। व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? डायरी। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती थी? संजू पेकिंग माने कहाँ गई थी, कब गई थी? 3 जनवरी 1900, है ना। सत्य का प्रयोग पुस्तक की रचयिता कौन है? किताब पढ़ने का शौक किसे है? संजू को किस सहेली की शादी बचपन में कर दी गई थी? भैंस की दूध लेना है कि कसदारी करवाना है, किसने कहा था? मालिक ने, है ना। संजू ने दीदी की डायरी को जो पृष्ठ पढ़े तो किस महीने के थे? है ना। संजू कैसी लड़की है? हंसमुख। संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे महापुरुष से मिली थी? बापू से। चलिए, संजू को क्या पढ़ने का शौक है? कहानी, कविता, कॉमिक्स सभी, है ना। यानी दीदी की डायरी से पढ़ना जादू की करिश्मा को देखकर संजू मचल गई, है ना। यानी कौन मचल गई थी? किसके जादू को देखकर? वेरी गुड। दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखित है? संकलित। संजू की को उपहार में क्या मिलता था? है ना। तो चांद किसकी कहानी है? जापानी। संजू स्कूल में संजू किस चीज का तलाश में रहती थी? है ना। स्कूल में जाने के लिए घर से निकली तब कौन छीका? रिक्शा वाला। तो किसने जाने से मना किया था? है ना। दादी की डायरी साहित्य की विद्या है? कहानी सॉरी डायरी हो गया, है ना। पीपल से कविता के केंद्र में क्या है? प्राचीन पीपल वृक्ष, वही ना। कमल का कोमल ठंड को क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं, डियर। चलिए आगे बढ़े। पावस का फुलार पड़ने पर किसका सितार बड़े उठते थे? पंछी के। पीपल किस भाग में पंछी को गिलहरिया के घर हैं? कटोर में, है ना। अगला कहता है कि निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कल छल। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है ना। अगला देखिए, कहता जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति किस कविता की है? पीपल कविता का रचयिता कौन है? पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ हैं? जामुन का, इमली का, करील का, सभी होगा, है ना। छायावादी कविता का उल्लेखीय विशेषता, है ना, किसमें है? प्राकृतिक चित्रण का। पीपल पाठ की विद्या है कविता। प्राकृतिक चित्रण कविता का उल्लेखीय विशेषता है छायावादी। किसके पास खड़ा हो पीपल खिलखिल छल सुनता रहता है? निर्झर के पास, है ना। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है ना? गोल मटोल, है ना। यानी ऊपर विस्तृत नभ नीला नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल, इमली करील। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है ना। बुलबुल पंछी कब गाने लगती है? वर्षा की फुहार पड़ने पर, है ना। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं। गोपाल सिंह नेपाली रचना है ना, यानी पीपल, है ना। क्या समझे? अगला हो गया क्या? एक दो क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है, कर लेता हूं। पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? वन्य प्राग के सौंदर्य का। पीपल कविता किससे हमारा आत्मीयता परिचय करवाती है? प्रकृति विविध रूपों से, है ना। अगला कहता है कि दीनबंधु निराला, है ना। दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ की गई थी?
रामकृष्ण मिशन की सेवा में, है ना। दीनबंधु किसके नाम से सजाया गया था? निराला। कोलकाता, कोलकाता कहाँ है? यानी क्या है? छोटा, अरे क्या है? महानगर मगर ना, तो छोटा क्या कर रहे हैं? महानगर है ना। छोटा नागपुर याद आ गया था क्या? इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ क्या, काल्पनिक पेड़ क्या कहते हैं? करूँ ना। दमकती दारिम रचनावली किस पाठ से संबंधित है? भगवत विभूतियां किन्हें खूब मिली थी? कोलकाता, यानी कलकत्ता में है बेलूर मठ। जो रहीम दिन्हे लिखे दीनबंधु समोय किस पाठ की असली बढ़ती है? ये लाइन याद रखिएगा, व्याख्या में आ सकता है। जो लाइन इंडिकेट कर रहे हैं ध्यान रखिएगा। दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है ना। अरे निबंध होगा, निबंध है ना। जो रहीम दिन्हे लिखे दीनबंधु समोय, ये किनके प्रसिद्ध दोहे हैं? पंक्ति है रहीम के। दीनबंधु निराला निबंधित लेखक का कौन है? आचार्य श्री पूजन सहाय। आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि है निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व के जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करता है दीनबंधु निराला, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है किनका अधिकांश अवकाश काल के दिनों की दुनिया में बीता है था? जब भी प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न के साथ आंख को चलाइए, ये माइंड में छपता है, ध्यान रखिए। प्रश्न के साथ आंख को चलाइए, माइंड में छपता है। जब माइंड में छपेगा ना तो सामने जब कोई प्रश्न आएगा तो मारना आसान रहेगा। क्या समझे? नहीं तो आपको ऑप्शन ढूंढने में टेंशन होगा। क्या समझे? ऑप्शन ढूंढने में टेंशन। यहाँ तो कोई ना कोई थोड़ा सा कहीं पर कोई ना कोई बता देता है तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होता, वहां पर आपको ऑप्शन ढूंढने में समझता बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, है ना। धन किसके पास अतिथि के समान अल्प अवधि टिकता था? निराला जी के पास, है ना। दीनबंधु निराला के बंगी समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे? है ना, बंगी समाज में घुलते थे। ठीक है, किसकी तरह? ये बंगी समाज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा था एक बार, है ना। याचकों के लिए कल्पतरु थे यह, अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्थ कौन थे? कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने? निराला जी ने। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या करते थे? मुक्त हस्त दोस्त प्रस्थ थे, है ना। खेमा कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक। होटल के पास क्या था? क्लिनिक। कसारा क्या लेने बाजार गया था? चाय पत्ती और शक्कर। ठीक है, पर कसारा उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा था? है ना, खेमा के पिता। अब इसमें से कितना बचा? राहगीर कहने वाला था। नियति का अर्थ क्या होता है? भाग्य, है ना। थोड़ा सा ओवर स्मार्ट कम बनिए, उतना है नहीं आप, है ना। खेमा से कहानी के केंद्र में है बाल मजदूरी। किस कारण से खेमा की पिटाई की गई थी? बर्तन न साफ होने पर, है ना। खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था? 4। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? कसारा, कसारा, है ना। जमीन का खसरा याद आ रहा है क्या रे? खता खसरा याद आ रहा है जमीन का? कसारा होता है भाई। खेमा कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष। कंफर्म हो ना? खेमा मालिक कसारा से किस चीज का मांग करता था? चप्पल का। बाल मजदूरी का निसंगता का उभारने वाली कहानी है। खेमा के बारे में क्या गलत है? वो लगभग 10 से 11 वर्ष का था, वो गलत है ना। कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिक के प्रति संवेदनशील बनाती है? खेमा। नहीं जी, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो ना काका, किसने कहा था? अपने पैरों पर पानी गिराने की खेमा को क्या तसल्ली क्यों मिलती थी? क्योंकि नंगे पैर को जलने से आराम मिलता था, है ना। अगला कहा था कि खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ ने कितने रुपए देते हैं? किसने पूछा था? लेखक ने, है ना। किसने पूछा था? लेखक ने, है ना। अगला चलिए स्टार्ट हो गया। इसमें खुशबू रचते हैं हाथ। केवरा, गुलाब, खस, रात की रानी आदि के नाम होते हैं अगरबत्तियों के। बहुत बच्चा क्या मारता पता है? अगले बार मिठाइयों की समझ बुझाएगा, समझ में नहीं आए ना। वो गुलाब तुलाब से किरा मार दे, लाल गुलाब देखल के उठाया है ना। हमको लगता है कि लाल गुलाब देखा था ना, तू हारे वाली मार दिया उसी को, है ना। मतलब मिठाई उठाने के नाम है, एकदम फॉर्म में आके मारा होगा और रंग दिया, गोला वोला भर दिया, है ना। आके बच्चा पूछ रहा है कि मतलब एग्जाम हॉल के सेंटर के पीछे, हम लोग बाहर में खड़े तो आके कह रहा है ना। मतलब बच्चा से बतियाते जा रहा है, पता हो
देखिए जे सही हो तो सब करता हूँ, एगो दूगो क्वेश्चन और सही हो तो है ना। केवड़ा गुलाब, गुलाब छोड़ो ना, सब ये लाल गुलाब है ना, कि किसका नाम हुआ, तो मिठाइयों का मारा लिया कि नहीं मारा लिया। तूने कहा लड़की पागल, अगरबत्ती के नाम चले ना, मैं तो पढ़ने नहीं थी, तो पढ़ नहीं थी पूरा सिलेबस जो है ना। वो जो नाम है ना, वो जो नाम है ना, वो नाम किसका पता है, वो जो मिठाई के नाम है। क्या समझा, वो मिठाई का नाम मार के आया था, मतलब हद है। जे कहो पागलपंथियों का है ना। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, एग्जाम सेंटर में आता हुआ क्वेश्चन भी गलती भर देता है, मतलब हर बार में वो ए भर दिया, आवाज में कंफ्यूज है कि बी भराएगा। एग्जाम सेंटर में जब क्वेश्चन बन जाए, जब क्वेश्चन एकाएक आ जाए तो उतना हरखित भी मत होइएगा, एकदम खुश कि आज तक क्वेश्चन के पूरा मैथिली मतलब हिंदी को फाड़िए देंगे आज, है ना। इतना भी खुश होने का जरूरत नहीं है, रिलैक्स। जब लगे कि बहुत बढ़िया बढ़िया बना चुके हैं तो रिलैक्स हो जाइए, क्या समझे, है ना। कुछ बच्चा सब 12th वाला कोई बच्चा सब है, वो नोट का पैसा नहीं देता था हमको, क्या कहें, हमको ले लास्ट के नोट का पैसा कम से कम दे दो, कहला कि है ऐसे रिजल्ट होता है ना। तब बच्चा सब, कहीं नहीं देने वाला बच्चा सब 100 50 रुपए दिया है ना, कहीं नहीं देने वाला सब, सोचो, क्या समझे। आइए, कहते हैं खुशबू रचते हैं हाथ, पाठ की विद्या कैसी है, कविता है ना। उधर क्या आया था ना बच्चा, उसका उधर घर में सतगुरु जन्मदिन है, तो केक को मंगवाना है उसको, है ना, क्या समझे। तो इसलिए बच्चा बेचारा तब से मतलब लगा हुआ है, तब से हमको मेरे सेवा पानी में लगा हुआ था कि हमको ला के देगा, क्या समझे। आजकल बच्चों से बड़ा होशियार है, काम कर आन दिन हल्ला करेंगे, बुआ कहीं सुना भैया हम खाए छो अभी, है ना। आप उसे बात अभी देख रहे हैं, अभी मतलब मेरे द्वार पे जाता है अभी, क्यों काम है उसको ना। पहले तो आए हैं गाड़ी से लेके, गाड़ी से आए हैं तो कहता है ना, ठीक लोग नहीं आला, है ना। हमको ले कहाँ आए रे, अब गया मम्मी तो गोरू पटका है, उड़ाया पुड़ाया कहीं देर, फिर मम्मी बुझाई के सामने ला देता, क्या समझे। आइए, अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता है, खुशबू रचते हाथ साहित्य की कौन सी विद्या है। अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है। गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन से मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं, केवड़ा गुलाब और खस और रात की रानियां सभी ना। खुशबू रचते हाथ कविता रचयिता है अरुण कमल जी, है ना, अच्छा लेखक है इन्होंने भी। यही इस गली में बनती मुल्क की मशहूर अगरबत्ती यहाँ प्रस्तुत बनती किस कविता की है। कौन कविता वंचित लोगों का समृद्ध अवदान संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। खुशबू रचते हैं हाथ से कविता में श्रमिक कैसी परिस्थिति बना रहे हैं, गंदगियों के बीच ना जी। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हौसले की उड़ान। जैनब खानम कहाँ की रहने वाली थी, मथुरापुर के कहतरवा गांव की ना जी। बिहारी की बेटियों का असाधारण विशेषता का उद्घाटन किया गया है किसमें, हौसले की उड़ान में, है ना। गुड़िया का घर किस जिले में है, रोहतास। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, डॉक्टर। कदम किस जिले की रहने वाली है, नरेगा कार्य स्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों का जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी थी, कदम, है ना। इसमें क्यों कंफ्यूज हो गया तू, है ना। क्या है मतलब आंसर देख के बोलने का थोड़ा सा छोड़ दो, समझा कि नहीं समझा। कोशिश करो कि बढ़िया से बोल सके, दिमाग को ठंडा करके। पाठ में निबंध है ना, हौसले की उड़ान। निबंध बहुत है लेकिन हौसले की उड़ान भी एक निबंध है। जन्म आत्मक्षरा, है ना, आज आत्मर अक्षर लड़कियों को किसका प्रतिष्ठा देती थी, है ना, कराटे की। गुड़िया पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती थी, अध्यापिका। हौसले की उड़ान में कहा कि बेटे का विशेषता उद्घाटन किया गया है ना, बिहार के जो मतलब शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन थी, कदम। जैनब गुड़िया कौन थी, जैनब थी, कौन थी, जैनब, है ना। सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर के दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, प्रथम हुआ था। हौसले की उड़ान में कहाँ की बेटियों का असाधारण विशेषता का उद्घाटन करता है ना। मोटा मोटी रुपेश के अलावा किसी को इसमें याद नहीं है, हम समझते हैं, जितने भी हो किसी को याद नहीं है, हम समझ रहे बात को। आधुनिक बिहार की बेटियों का संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें क्या परिचित कराता है, हौसले की उड़ान। इसके बाद आपको फिर 1 शॉट में पूछेंगे, हम आपको मोबाइल में हाथ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे क्वेश्चन, तब स्टोर करके एक करके पूछेंगे, उसके बाद आंसर देना। हाँ, उसके बाद बताते हैं आपको, है ना। किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, गुड़िया का। ज्ञान और सुदीनता का स्वाद किसे लग गया है, बेटियों को, है ना। अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है, कदम। गुड़िया के पिता पेशे क्या थे,
ड्राइवर थे, है ना। चलो, जन्म खानम को कराटे में क्या प्राप्त था? ब्लू बेल्ट, है ना। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर आ गया, है ना। कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र में जीते? 1952 ईस्वी में जीता था। कर्पूरी ठाकुर को कॉलेज त्याग कब किया था? 1942 ईस्वी में। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? पितझोरिया, है ना। पितोजिया होता, पितोजिया। लिफ्ट के ऊपर कहां लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर? सचिवालय में, है ना। सचिवालय पर नहीं, सचिवालय में, है ना। बेहुदवा कमी नहीं है इसमें। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए थे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आवे, जिसको नहीं पता हो उसका आंसर मत बोलना। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? है ना, अभी बताया गया था आपको, बिहार में। 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कौन? पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? 23 अक्टूबर 1943 को। कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा कब पास की थी? 1942 में, 1942 में, है ना। कहते प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? इंतजार। कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे? दरभंगा जेल में, है ना। दरभंगा। अगस्त क्रांति कब हुआ था? 1942 में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, है ना, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कर्पूरी ठाकुर का जब गांव का पाठशाला में दाखिल कराया तब उनकी उम्र क्या थी? 6 वर्ष था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? 1965 में। डोडोट की विभूतियां जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्माननीय था। किसका? बिहार का। किनका? कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1921 को। आजाद रास्ता गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप कवर कर लीजिएगा, है ना। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ मतलब इस वगैरह में किसी में, तो आप देख लीजिएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर जिले में, है ना। कर्पूरी ठाकुर किन पदों पर सुशोभित किया गया था? है ना। काराध्यक्ष था ना विरोधी दल में, उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री, ठीक है। उपयुक्त सभी होगा। जननायक किनका उपनाम है? कर्पूरी ठाकुर जी का। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं? 1952 से 1988 तक, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? जयप्रकाश नारायण का द्वारा गठित आजाद रास्ता का सक्रिय सदस्य कौन था? जननायक कर्पूरी ठाकुर, है ना। जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज का त्याग कब किया था? अगस्त क्रांति के दौरान हुआ था। 1942 में हुआ था। झांसी की रानी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। झांसी की रानी लड़ाई कब लड़ी थी? किससे लड़ाई लड़ी थी? अंग्रेजों से, है ना। वीर शिवाजी गाथा उनको याद जवानी थी, वो काव्य पंक्ति है। झांसी की, जिसको कोई देखभाल करने वाला उसके लिए क्या होता है? लवारिस। बुंदेलो हड़बोलो के मुंह से किसने कहानी सुनी थी? लक्ष्मीबाई ने, है ना। अगला देखिए, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस पाठ की है? खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी, अच्छी लेखिका है ना। और पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? सन 57 में ना, 1957। लक्ष्मीबाई किसकी बोली बहन थी? है ना, कानपुर के नाना साहब की ना जी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बूढ़े भारत में, है ना, फिर आई नहीं जवानी चुप, बूढ़ा कहाँ किसको कहा गया है? भारत को। क्यों कहा गया है? भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन था, है ना। भारत एक गुलाम था नहीं, भारत का इतिहास प्राचीन था। क्या समझे? झांसी की रानी कविता किसके हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? जीवन के वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है झांसी की घायल होकर गिरी सिंह उस वीर गति पानी थी, किस कविता की पंक्ति है? खूब लड़ी मर्दानी हो तो। झांसी की रानी को किनकी कथा है मतलब जवानी याद थी? वीर शिवाजी का। नहीं जी, घायल होकर गिरी सिंह उसे वीर गति पानी थी, किस कविता की पंक्ति है? झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। मन्नू भी था, ठीक है। झांसी की रानी शीर्षक कविता की सिंगनी किससे कहा गया है? रानी लक्ष्मीबाई को। चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर कहानी के लेखक नींद एकाएक कितने बजे खुली थी? 3 बजे। राय कृष्ण दास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं? 8 बार। 8 बार, 8 बार, 8 से 9 बार ना, 8 या 9 बार होता था। चिकित्सक ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने का फीस कितनी बताई थी? 3 रुपया।
इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। किस पार की पंक्ति है? चिकित्सा का चक्कर। मेरी नानी की मौसी। लुकमान नाम था किसका? हकीम का। डॉक्टर चूहानाथ कतार, कातर जी ने FRCS कहां से की थी? लंदन से, है ना? क्या समझे? कहां से किया था? लंदन से, है ना? चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? बेड़ा बनारसी, है ना? क्या समझे? उस समय में बच्चा सा पढ़ता था, इसका बैठल्ला बनारसी। चिकित्सा का चक्कर साहित्य में कौन सी विद्या है? लेखक बेड़ा बनारसी का क्या इच्छा हुआ था? क्या करने का? किस पंक्ति का व्यंग्य मतलब है? व्यंग्य, हास्य व्यंग्य है। चिकित्सा का चक्कर, ठीक है। चिकित्सा पद्धतियों का विरोधाभास सफलतापूर्वक उभारा गया है किसमें? लेखक बेड़ा बनारसी कितने रसगुल्ले खा गए थे? लेखक बेड़ा बनारसी के यहाँ वेद जी कैसे तशरीफ लाए थे? पालकी से। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपए मन बताए थे? 150 रुपये। हाँ, 50 रुपये प्रति दांत। और तोड़ने के लिए 3 रुपए फीस लिया था ना, है ना? आइए नेक्स्ट चैप्टर है सुदामा चरित। श्री कृष्ण किनके पांव अपने अश्रु जल से धो दिए? मित्र सुदामा के। मित्र सुदामा के, है ना? यानी उपनाह का अर्थ क्या होता है ना? जूता। उपनाह का अर्थ क्या होता है? जदुवंश मणि किन्हें कहा गया है? कृष्ण को। कृष्ण ने किसे कहा कि चोरी को बनी में ही जो परवीन है ना? नरोत्तम दास, है ना? क्या है? कवि, है ना? सुदामा चरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, है ना? सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा। सुदामा की पत्नी को अपनी डगर पर क्या क्षोभ था? दरिद्रता पर। किस पर क्षोभ था? दरिद्रता पर क्षोभ था, ठीक है। सुदामा के पैरों कैसे धुल गए हैं? कृष्ण भगवान के। सुदामा चरित शीर्षक कविता में, शीर्षक कविता में सूरदास, यानी कहने का तो सूरदास कह रहे हैं, सुदामा ना, सुदामा जी पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखते हैं? कांख में। यहाँ छुपा लिया था। एक बात आप जानती हो ना, यहाँ सूरदास इसलिए बुलाया, सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के, है ना? और वो कौन फैन थे? जबरा वाला तगड़ा फैन, एकदम तगड़ा मानते थे उनको। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी को क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। क्या करते थे? है ना? आगे चना गुरु माता दिए, तेल लिए तुम्हें चाबी, हमें नहीं दीने। उक्ति किसकी है? कृष्ण की, है ना? सुधा मतलब गुरु माता जी देती है चना, मतलब उससे क्या समझे है? गुरु माता चना देती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा सुना देते हैं स्टोरी, है ना? गुरु माता चना देती है, जब जाते हैं दोनों लकड़ी काटने के लिए, तो क्या होता है? थोड़ा सा बरसात होता था, ठीक है? बरसात में होता, बरसात ठंडा का जैसे मतलब बरसात रहता है, तो इसे जब पेड़ पर चढ़ता था, कहता रहता है कृष्ण जी ऊपर चढ़ते हैं, क्या समझे? तो कहते हैं कि जो मतलब गुरु माता जो चना दिए थे हमको दो। अगर भूख लगा रहता है तो चुपके चुपके सब चिबाते रहता है, क्या समझे? सब खा के रहते हैं, किनको नहीं बचता है। अब तो ठहरे भगवान, वो कहते हैं ऊपर से, कहते हैं कि लाओ मित्र हमको भी थोड़ा दो, है ना? गुरु माता दिए थे वो, थोड़ा हमको भी ठंड लगेगा, हम चबा लेंगे। चबाने से जो होता है ना, ठंडी थोड़ा सा कुछ चबाइएगा, देखिएगा ठंडी लगेगा तो दांत किरकिराता रहता है ना? चिबाने के लिए उसमें देते हैं माता, गुरु माता, है ना? तो वो नहीं देते हैं, जिसके कारण उनको लास्ट में ये जो भेज पैर भिक्षा मांगे खाना पड़ा था, है ना? किसी का हिस्सा, इससे हमको सीख मिलता है, किसी का भी हिस्सा वगैरह जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। जिसका जहां का हिस्सा है उसको वहीं जाके दे दीजिए, क्या समझे? जैसे मैंने किसी का मतलब मान लीजिए नोट बनवाया, तो उसका हिस्सा था, वो नहीं भी आया तो उसको मैंने घर पहुंचवा दिया, तो हिस्सा मैंने तो नहीं खाया किसी का, क्या समझे? अब वो क्या समझे, उसके अपने मन में क्या था, हम तो उनकी बातों को नहीं समझ पाया। हम मेरे मन में क्या था हमने तो दर्शा दिया, है ना? क्या समझे? उनके मन में क्या था, है ना? वो हमको नहीं पता, है ना? कहता नहीं है तूने एडिट करके मेरा मेम बना दिया, तेरे भाई ने मेहनत करके तेरा ड्रीम बना दिया, क्या समझते? वही बात होता है ना? आइए, कहते सुदामा चरित से कविता में किससे हमारा परिचय कराती है? प्राचीन, है ना? पद से, है ना? प्राचीन वाला जो बात है ना? अपनी गरीबी को दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए थे? है ना? अच्छा, गए तो दूर होता है कि नहीं दूर होता है उनका गरीबी? हो जाता है ना जी। रावट के हिरण के बच्चे कविता की रचयिता है डॉक्टर नी वियतनाम। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दुख, दर्द, है ना? आइए, हमको लगता है ये लास्ट होगा, इसके बाद खत्म होगा, ठीक है? क्या समझे? ये लास्ट होगा। जाड़े के रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था? हिरण का बच्चा। राह कभी भटक गया था,
है ना। राह कभी भटक गया था, मतलब कौन भटक गया था, राह कभी कह रहे हैं हिरण का। कभी हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी, सुबह होने दो, सुबह होने दो, तुम्हारी माँ मिल जाएगी। राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, है ना। कैसा लगा ये पूरा का पूरा नन हिंदी क्लास, मस्त। क्या हुआ, पूरा रिवीजन आपका हो गया। अब अगले दिन आप टेस्ट देने के लिए तैयार है, यू बी रेडी, है ना। ग्रामर भी आप पढ़ चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप टेस्ट देने के लिए फर्स्ट क्लास रेडी हो गया है ना। तो टुमारो इसी टाइम में टेस्ट देते हैं किस लय का। अब सब्जेक्टिव रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कि चलो बॉस।